जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 का जो भौतिक विज्ञान है उसके पहले लेसन की, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन जो चैप्टर है आपका, इससे बहुत क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। पहला तो ये आपको समझना है कि परावर्तन का मतलब क्या है। दूसरा चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन होने के लिए कौन कौन से सतह जिम्मेदार हैं, यानी किस किस सतह से परावर्तन होता है। जैसे आपका अवतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और प्रतिबिंब के बनने को भी थोड़ा समझेंगे। पहले आप देखिए कि परावर्तन में क्या होता है। आज हम लोग बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अगर आप इस बार 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10 में, तो कक्षा 10 बोर्ड एग्ज़ाम में प्रकाश के परावर्तन से भर भर के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कभी प्रकाश के परावर्तन का आपको किरण आरेख बनाने को दे देता है, रे डायग्राम बनाना होता है आपको। कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दे देता है इस पर सवाल लगाने के लिए। तो कभी कभी प्रकाश के परावर्तन के नियम ही पूछ लेता है। कभी कभी आपको परावर्तन से संबंधित जो दर्पण होते हैं, दर्पण के उपयोग पूछ लिया जाता है। यानी कि कुल मिला जुला करके आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रकाश परावर्तन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे आज, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रकाश के कुछ गुणों के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो प्रकाश होता है आपका, प्रकाश का जो सबसे पहला गुण है, नेचर है, वो ये है कि अगर प्रकाश के सामने कोई भी तल ना आए, कोई भी अगर रुकावट ना आए, तो प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। उसका ऐसा फिनोमिना होता है कि वो सीधी रेखा में चलेगा। ये एक प्रकाश का गुण होता है। हाँ, लेकिन अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न हो जाता है, कोई तल आ जाए, तो उस तल से टकराने के बाद उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। और उसी बात पर हम लोग बात करेंगे कि अगर प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध रख दिया जाए, कोई तल रख दिया जाए, कोई पॉलिश रख दिया जाए, कोई शीशा रख दिया जाए, तो प्रकाश उससे टकराने के बाद अपनी दिशा को बदल लेता है। और बदलता है तो किस प्रकार बदलेगा, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे हम लोग। तो ये गुण आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश अक्सर सीधे चलता है। मान लीजिए कोई प्रकाश का स्रोत ये है, यहाँ से अगर प्रकाश की किरणें निकलेंगी तो ये सीधी दिशा में जाएंगी, जब तक कि इसके मार्ग में कोई भी इसको हटाने के लिए, इसके रेखा को चेंज करने के लिए, इसकी दिशा को चेंज करने के लिए कोई सामने से माध्यम ना आ जाए। मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई एक तल इस तरीके से रखा हुआ है, थोड़ा तिरछा करके, जब ये प्रकाश इस तरीके से इससे सीधा चलता हुआ इस माध्यम से टकराएगा, तो जिधर इसका झुकाव है इस तल का, उसी दिशा में ये थोड़ा अपनी दिशा को अब परावर्तित कर लेगा, वो मुड़ जाता है। यानी कि प्रकाश को सीधी रेखा से हटाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता रहती है। इस बात को आपको समझ करके रखना है, तभी आप प्रकाश के परावर्तन को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले जो सीधी सीधी बात हम लोग करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं पर बात करेंगे, कि जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं, अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, उन्हीं सब बातों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन को समझने के लिए आपको क्या करना है कि मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, लेकिन ये प्रकाश की किरणें जब किसी चिकने तल से टकराएंगी, ये प्रकाश स्रोत था, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण सीधी चल रही थी, लेकिन जब ये प्रकाश की किरण टकराएगी, इससे चलती हुई प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है, ये कोई आपका तल हो गया, जब किसी तल से टकराती है तो वह प्रकाश वापस परावर्तित हो जाता है, वापस अपने मार्ग में से विचलित हो जाता है, कुछ इस तरीके से टकरा करके वापस आ जाएगा। तो ज़्यादातर प्रकाश ऐसा ही होगा, जब किसी चिकने तल से टकराता है तो टकरा करके वो वापस आ जाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। कि एक प्रकाश था, वो जा रहा था और सामने से कोई परावर्तक तल आ गया, कोई चिकना तल आ गया, तो उस तल से टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस आ जा रहा है, उसी माध्यम में वापस चला जा रहा है। तो जब वो टकरा करके वापस आने लग जाएगा, तब इस घटना को बोला जाता है परावर्तन। अब इसमें आप देखें तो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक वो प्रकाश जो जा रहा था, तो जो आने वाला प्रकाश होता है उसको बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और इस आपतित किरण को आई से दिखाया जाता है। और एक वो किरण थी जो परावर्तन के बाद जा रही है, तो ये टकराने के बाद जो प्रकाश की किरण जाएगी, इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण हो गई। यानी कि आपके पास कोई भी एक आने वाली प्रकाश की किरण होनी चाहिए और एक तल रहना चाहिए। ये तल की खासियत ये होनी चाहिए कि ये चिकना होना चाहिए। जितना ये चिकना रहेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश की किरणों का ये परावर्तन करता है।
तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वो टकरा कर वापस आ जाती है, तो इसी घटना को परावर्तन कहते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आप याद करके रखिएगा। आपतित किरण एक होती है जो आने वाली प्रकाश की किरण होगी, और एक होती है परावर्तित किरण जो टकरा करके वापस जा रही थी, और ये आपका तल था। अब परावर्तन की परिभाषा के बाद हम लोग समझते हैं परावर्तन के दो नियम होते हैं, उन दोनों नियमों के बारे में जानते हैं। तो देखिए परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम देखिए आप, परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम जो है वो ये कहता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण ये बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपतन कोण रहेगा वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब, इसको समझते हैं सबसे पहले कि एक आपके पास ये कोई चिकना तल ले लीजिए, ये कोई हमारा तल है, और इधर से कोई एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी। जब ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इस किरण का नाम हो जाएगा आपतित किरण, और ये टकरा करके क्या करेगी, जब चिकने तल से टकराएगी तो ऐसे घूम करके चली जाएगी। तो जब घूम करके जा रही है तो इसका नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। किरण अब अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ये टकराती है जिस तल से, इस तल के इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर के उस तल से टकराती है उस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। अब इसी बिंदु पर एक अगर आप क्या कर दें, एक लंब खींच दें, यानी लंबवत एक रेखा खींच दें, तो इस लंबवत रेखा को बोलते हैं अभिलंब। अब एक आपके पास आपतित किरण हो गई, एक आपतन बिंदु पर अभिलंब खींच दिया गया है, और एक हो गई आपकी परावर्तित किरण। इन किरणों को देखें अगर आप ध्यान से, तो ये जो आपतित किरण थी और जो अभिलंब था, इसके बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, और इसको एंगल आई से दिखाते हैं। ये जो अभिलंब था और ये जो परावर्तित किरण थी, इनके बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से दिखाते हैं। तो आपके पास दो कोण हैं, एक आपतन कोण है, एक परावर्तन कोण है, और पहले नियम में यही बोला गया है कि ये जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी अगर आपका ये कोण 45 अंश का होगा तो ये कोण भी 45 अंश का होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरे नियम पर आ जाते हैं, जो परावर्तन का दूसरा नियम था। परावर्तन का दूसरा नियम बोलता है कि जो ये आपतित किरण होती है और ये जो आपकी परावर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु पर ये जो अभिलंब खींचा गया है, यानी तीनों चीज़ें एक ही तल में रहते हैं। तो आपके पास क्या है दूसरा नियम, आपतित किरण, दूसरा आपका परावर्तित किरण, और तीसरा आपका ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। ये एक ही तल में रहते हैं, एक तल में रहते हैं। तो पहली चीज़ आपको यही ध्यान में रखनी है कि परावर्तन की परिभाषा और परावर्तन के दोनों नियम। नियम बहुत आसान है, आप केवल एक बार में पढ़ करके देखिए। पहला नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण था ये आई था, ये कोण, और दूसरा कोण जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में था ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर जो ये अभिलंब खींचा गया है, यानी ये तीनों ही पॉइंट जो होते हैं, तीनों चीज़ें होती हैं, ये एक ही तल में रहते हैं। बस दो ही बात आपको याद रखनी है। तो ये परावर्तन के दो नियम हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग परावर्तन के नियमों के बाद। परावर्तन के नियम देखने के बाद जो अगली चीज़ आती है वो आती है आपको कि परावर्तन जो आपकी कक्षा 10 में दिया हुआ है, इसमें ज़्यादातर परावर्तन आपको गोलीय दर्पण से पढ़ना है। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, किस तरीके से होता है, और कौन कौन से इसमें चीज़ें होती हैं, गोलीय दर्पण में परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं सबसे पहले। तो मान लीजिए आपके पास गोलीय दर्पण से संबंधित हम लोग जानकारी अब लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। अब देखिए गोलीय दर्पण क्या है। पहली चीज़ आपके पास कि मान लीजिए एक कांच का कोई खोखला गोला है, ये हो गया हमारा कांच का खोखला गोला।
ये गोला जो होता है कांच का वो खोखला है, और ये अभी कांच का गोला है तो इसके आसपास आर पार प्रकाश आ जा सकता है। यानी ये जो होता है ये आपका पारदर्शी होता है, इसके आर पार प्रकाश आ जा सकता है तो ये पारदर्शी होगा। लेकिन इसी कांच के खोखले गोले को अगर हम यहाँ से काट लें, यहाँ से काट करके अलग कर लें, तो जब इतने भाग को काट के निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। तो इस ये भी अभी तो कांच का खोखला गोला ही है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके एक साइड में पॉलिश कर देंगे, कोई किसी चीज़ से पॉलिश कर दिया जाएगा। तो जब अगर इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे, एक तो ये तरीका था कि इसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाए। एक दूसरा तरीका होता है कि आप इसी को लीजिए, लेकिन क्या करें, इसको उल्टा करके इस तरीके से रख देते हैं और इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हैं। तो दो तरीके के दर्पण आपके बन सकते हैं गोलीय दर्पण, कि एक कांच का खोखला गोला था और उस गोले को काट लिया गया, छोटा सा एक भाग काट करके निकाल लिया गया है। अब इस कटे हुए भाग में से क्या किया गया है, एक पर हमने क्या किया, उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया है, एक पर दबे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया है। तो जब उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देंगे तो इसके अंदर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है, यानी दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो इस दर्पण का नाम हो जाता है आपका, इस दर्पण का हम लोग नाम रखेंगे कॉन्केव मिरर हो जाता है ये। तो कॉन्केव मिरर जो है आपका, और ये वाला हो जाता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, यानी इसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको बोला जाता है, ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। और ये दूसरा आपका ये हो गया उत्तल दर्पण। तो हमारे पास दो दर्पण होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इन दोनों को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि अवतल दर्पण में क्या होगा, परावर्तन उसके दबे हुए तल से होता है, यानी प्रकाश जब इधर से आएगा तो टकरा करके इधर जा रहा होगा, इसका मतलब है कि इसमें दबे हुए भाग से परावर्तन होगा। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, इसके उभरे हुए भाग से परावर्तन होता है, इधर से जब प्रकाश आएगा तो इधर चला जाएगा। इसका मतलब उत्तल दर्पण में उभरे हुए भाग से परावर्तन होगा और अवतल दर्पण में दबे हुए भाग से परावर्तन होता है। तो गोलीय दर्पण हमारे पास दो प्रकार के रहेंगे, आपको अच्छे से याद करके रख लेना है। अवतल दर्पण, अव का मतलब होता है दबा हुआ, उत्तल का मतलब है उभरा हुआ। तो ये दबा हुआ था अंदर की तरफ, इसलिए इसका नाम अवतल दर्पण, ये उभरा हुआ था इसलिए इसका नाम उत्तल दर्पण। और गोलीय दर्पण दोनों दोनों जो बने हुए हैं, ये दोनों के दोनों जो होते हैं किसी न किसी कांच के खोखले गोले से बने होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं सीखते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं आपको गोलीय दर्पण से संबंधित सीख करके रखनी है। देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें सबसे पहली परिभाषा जो होती है वो आपकी ध्रुव की होती है। ध्रुव, इस ध्रुव को पी से कहा जाता है, और पी से जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं ध्रुव, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो आपका परावर्तक जो तल था या गोलीय दर्पण था, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। इस गोलीय दर्पण के किसी एक भाग पर पॉलिश की गई थी। इस पॉलिश किए हुए भाग को अगर इस पूरे आप कर्व सरफेस को देखें तो इसका जो केंद्र होता है, यानी कि कहीं ना कहीं इसका केंद्र बिंदु होगा, उसी केंद्र बिंदु को मान लीजिए इसके सबसे बीच वाला भाग जो रहेगा केंद्र रहेगा, कहीं यहाँ पे होगा, इसको पी बोला जाता है। तो जो आपका परावर्तक या गोलीय दर्पण होता है, उस गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो आपका रहेगा मध्य बिंदु, उस मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं उसका। तो बस इसमें एक छोटी सी बात आपका ध्यान में रखना है, मध्य बिंदु, यानी कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उस दर्पण का ध्रुव कहते हैं, उसे पी से प्रदर्शित करते हैं। एक ही बात आपको इसमें याद रखेंगे, परिभाषा आपको याद हो जाएगी कि किसी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरी जो परिभाषा होती है वो थोड़ी कठिन है, आपको याद करने में थोड़ा मुश्किल हो सकती है, तो उसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा समझेंगे अच्छे से, देखते हैं। दूसरी परिभाषा जो होती है वो आपको वक्रता केंद्र की होती है, वक्रता केंद्र, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को। अच्छे से आप इसकी परिभाषा याद करिए। दरअसल ये जो दर्पण हमने निकाला है इसको किसी कांच के खोखले गोले से निकाला था। ये जो आया होगा दर्पण, इस किसी कांच के खोखले गोले को काट के निकाले थे। तो कांच के खोखले गोले के अंदर क्या होगा कि गोला जो भी रहता है उसका कहीं ना कहीं केंद्र होता है। तो अब परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र बिंदु को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। परिभाषा आप ऐसे समझिए कि दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग है, तो जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है
इसी गोले के केंद्र को, इसका केंद्र कहीं रहेगा तो उसको सी कहेंगे, इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद करके रख लेना है कि कांच के खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है दर्पण, उसी के केंद्र को हम लोग उसका वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए अगली चीज जो होती है आपको वक्रता केंद्र के बाद केंद्र को, यानी कांच के जिस खोखले गोले का भाग था उसके केंद्र को बोला जाता है। अब तीसरा पार्ट जो आता है वो आपको कुछ इस प्रकार से है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ये भी इसी गोले से संबंधित है कि गोली दर्पण जो हमने बनाया था वो गोली दर्पण किसी ना किसी कांच के खोखले गोले का भाग था। तो जिस खोखले गोले का भाग था उसी की त्रिज्या को, इस कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को, जो भी इसकी त्रिज्या रही होगी उसी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो होता है त्रिज्या कहलाता है, त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये तीसरी परिभाषा आप याद करके रखें इस तरीके से। अब देखिए चौथा जो आपको पॉइंट याद रखना है वो आपको याद रखना है मुख्य अक्ष के बारे में। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, ये हमारा हो गया कोई मान लीजिए एक दर्पण, और इस दर्पण पर यहाँ हो गया बिंदु P, और यहाँ पे कहीं हो गया आपका बिंदु C। दो चीज़ें यहाँ पे बताई जा चुकी थी कि ध्रुव और वक्रता केंद्र। तो इसका ध्रुव हो गया P और इसका वक्रता केंद्र हो गया C। अगर ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाती हुई एक रेखा खींच दिया जाए इस तरीके से, तो जब ध्रुव से और वक्रता केंद्र से होती हुई एक कोई क्षैतिज रेखा खींच देते हैं तो इसी रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। परिभाषा